हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मार्च महीने का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम मार्च महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, यूपी एसआई, लेखपाल वीडियो यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 ये कौन सी है? तो ये 58वीं है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो कुल 184 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका खोजा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बीएचयू के वैज्ञानिकों ने। और दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो बिना चीर फाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका खोजा है, ये किसने खोजा है? तो ये जो है शोध किया है प्रोफेसर डॉक्टर समरेंद्र सिंह और उनके रिसर्च स्कॉलर ने ये तरीका खोजा है। तो इनका नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर समरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों, ये जो सौरभ चौधरी हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी हैं। कहाँ के हैं? मेरठ के ये निवासी हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 12 मई 2002 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो ध्यान रखना है, इन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ में हमने सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है। अगर हर एक क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताएंगे तो वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन विस्तार पूर्वक देखनी है तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको वर्ष 2021 की पीडीएफ डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय प्रोफेसर दीपक धर किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो प्रोफेसर दीपक धर हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ? तो 30 अक्टूबर 1951 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में इनका जो है जन्म हुआ। तो ध्यान रखना है कि बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर दीपक धर का जन्म 30 अक्टूबर 1951 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने 1970 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1972 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से भौतिकी में परास्नातक किया। जो ये प्रोफेसर हैं दीपक धर, ये बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 साल में एक बार दिया जाता है। जो पदक प्रस्तुति है समारोह इस साल अगस्त में टोक्यो में होने वाले स्टैटफिज 28 सम्मेलन के दौरान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ पदक साझा किया है, यानी संयुक्त रूप से इस पदक को दिया गया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ इन्होंने इस पदक को जो है साझा किया है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, दीपक धर ये पहले भारतीय हैं जिन्हें बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संस्थान ने किसानों की फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया? तो ये जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है ये विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों ये जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल होगा इससे क्या होगा, तो ये किसानों की फसलों को बीमारियों से बचाएगा। इसके साथ ही जो भी कवक या जो भी बीमारियां होंगी जो फसलों से संबंधित, उन सारी बीमारियों से बचाने का काम करेगा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करके एक रिकॉर्ड बनाया। लक्ष्मण सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये जो लक्ष्मण सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इन्होंने 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है और इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। भारत में इन्होंने ऐसे ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 12 विषयों से नेट की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है और इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखना है, मुजफ्फरनगर से हैं, नाम क्या है, लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले के 48वें संस्करण का समापन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। और दोस्तों यहां से ध्यान रखना है कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 26 फरवरी 2022 को इस मेले का शुभारंभ हुआ। मेला कौन सा है, तो द्रुपद मेला। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि द्रुपद मेला जो है ये किस जिले से संबंधित है, तो ये वाराणसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहां आयोजित की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आगरा में की। और दोस्तों आगरा में ये जो बैठक की गई है तो इसका उद्देश्य क्या रहा, तो इस बैठक से जो है दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की गई। ठीक है, यानी ये जो बैठक थी ये जो है दोनों देशों के संबंधों में रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी। तो ध्यान रखना है ये भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक थी। कहां पर आयोजित की गई, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में इसे आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रुड़की। और दोस्तों यहां से ध्यान रखना है कि ये जो महानिदेशक हैं, पूर्व महानिदेशक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के राजीव रंजन मिश्रा, ये उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित हैं, तो इन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, तो इस वजह से ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ध्यान रखना है इन्हें जो है गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहां आयोजित कराई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। ध्यान रखना है ये 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप थी, आयोजित कहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, पुलिसिंग में मदद के लिए अपनी तरह का पहला सर्च इंजन कौन बनाएगा? तो ये जो सर्च इंजन है वो बनाएगा FCRF, यानी कि फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन। दोस्तों ये अपनी तरह का एक खास सर्च इंजन होगा, जिस तरह से गूगल होता है एक सर्च इंजन, उसी तरह का एक सर्च इंजन होगा जो कि FCRF यानी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है और ये पुलिसिंग में मदद के लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कॉलेज की इंजीनियरिंग प्रोफेसर की टीम ने खास रोबोट बनाया जो कोरोना जैसी बीमारियों में मददगार बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर ने। दोस्तों कानपुर के प्रभात इंजीनियरिंग जो कॉलेज है इसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर निर्विकास शरण कटियार और उनकी जो टीम है उसने एक विशेष रोबोट बनाया। ये जो रोबोट है ये मरीजों की देखभाल करेगा, इसके साथ ही सटीक रिपोर्ट भी देगा। इसके अलावा मरीज के पास जाकर के उसका उपचार करने में भी ये रोबोट सक्षम होगा। दोस्तों ये जो रोबोट है इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर लगाए गए जिसकी मदद से जो रोबोट है ये मरीजों का ऑक्सीजन लेवल, शरीर का तापमान आदि को माप सकेगा। जांच के बाद रोबोट खुद ही सेंसर की मदद से पूरी सूचना एक संदेश के रूप में कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजेगा, यानी सारे जो यहाँ पर ये चेकअप हैं ये रोबोट करेगा। इसके बाद जो जांच के सभी रिजल्ट्स होंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजेगा, जिससे डॉक्टर देख करके ये बता सकेंगे कि मरीज की हालत में सुधार हो रहा है
या नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो खास रोबोट है वो किसने बनाया, तो प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर है डॉक्टर निर्विकार शरण कटियार और उनकी टीम ने मिलकर किस तरह का रोबोट बनाया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा कायाकल्प के लिए हाल ही में किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। और दोस्तों स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, तो जी अशोक कुमार। कौन है, जी अशोक कुमार, इनका नाम भी ध्यान रखना है। जी अशोक कुमार जो है ये इसके कौन है, महानिदेशक हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा की राष्ट्रीय मिशन के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंकित कुमार वर्मा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। तो ध्यान रखना है कि अंकित कुमार वर्मा ये प्रयागराज के हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान यानी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 महिलाओं को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने साल 2020 और 2021 के लिए कुल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने उत्तर प्रदेश से 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया। 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो नीरजा माधव और आरती राणा, इन्हें जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो आरती राणा हैं इनके बारे में अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले, ध्यान रखना है, लखीमपुर जिले के पलिया की थारू समुदाय की हैं। और ये क्यों इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने न सिर्फ खुद का बल्कि थारू समुदाय की 1200 से ज़्यादा महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाने का मौका देकर उनके भविष्य को संवारा है। तो इस वजह से जो आरती राणा हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो नीरजा माधव हैं इन्हें क्यों दिया गया, तो आकाशवाणी गोरखपुर की निदेशक हैं डॉक्टर नीरजा माधव को ट्रांसजेंडरों और तिब्बती शरणार्थियों पर विशेष लेखन कार्य करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। तो दोनों जो महिला हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, नीरजा माधव और आरती राणा, इनका जो है एक अपने आप में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो दोनों का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किस देश में सीता मंदिर बनेगा। तो दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर जो सीता मंदिर बनेगा ये श्रीलंका में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ पर बनेगा, श्रीलंका में, तो अशोक वाटिका परिसर में ये बनाया जाएगा जहां पर मां सीता ने अपना समय व्यतीत किया था। तो वहीं अशोक वाटिका में ये सीता मंदिर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अमजद अली खान को। दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे में 6 मार्च को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में मशहूर जो सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान, इन्हें जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो कब हुआ, तो 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। उन्होंने भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के नाम का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो उस्ताद अमजद अली खान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनामिका ने स्काई डाइविंग का लाइसेंस हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। ये किस शहर से हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज से। तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रयागराज की जो अनामिका हैं इन्होंने स्काई डाइविंग का लाइसेंस प्राप्त करके सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनकर के इतिहास रच दिया है। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि स्काई डाइविंग का लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, तो ये हो जाएगी अनामिका। और दोस्तों इनकी उम्र कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनकी उम्र है केवल 21 वर्ष। 21 वर्ष में इन्होंने जो है ये लाइसेंस
प्राप्त किया है। और दोस्तों अगर देश में देखा जाए कि ये कौन सी नंबर की महिला हैं जिन्होंने ये लाइसेंस प्राप्त किया है, तो देश की ये 5वीं पेशेवर स्काई डाइवर हैं इस लाइसेंस को प्राप्त करने वाली। दोस्तों स्काई डाइविंग का मतलब क्या है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो हेलीकॉप्टर से या प्लेन से जो पैरासूट पहनकर के छलांग लगाते हैं उसी को कहते हैं स्काई डाइविंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तेल उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कक्कर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नसीम इक्तिदार अली की उर्दू किताब वजूद के टुकड़े का अंग्रेजी अनुवाद किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर मंसूर हसन और प्रोफेसर अशफाक अनीस ने जो किताब है वजूद के टुकड़े, ये उर्दू किताब है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। डॉक्टर मंसूर हसन और प्रोफेसर अशफाक अनीस द्वारा, ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो है लखनऊ शहर के एक होटल में एक किताब है फ्रेगमेंट ऑफ बीइंग का विमोचन किया गया। दोस्तों ये जो फ्रेगमेंट ऑफ बीइंग किताब है ये किसका अंग्रेजी रूपांतरण है? तो वजूद के टुकड़े जो उर्दू किताब है, और ये उर्दू किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सलीम किदवई द्वारा इस किताब को लिखा गया था और ये उर्दू में थी, तो इसी का अंग्रेजी रूपांतरण किया गया है। किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर मंसूर हसन और प्रोफेसर अशफाक अनीस द्वारा। इसे रेख्ता बुक्स ने प्रकाशित किया है। नसीम इक्तिदार अली और सलीम किदवई दोनों आज जीवित नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है उर्दू किताब है ये वजूद के टुकड़े, यानी इसे उर्दू में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो सलीम किदवई और नसीम इक्तिदार अली ने इस पुस्तक को लिखा है वजूद के टुकड़े। तो इसका अभी जो है क्या किया गया? अंग्रेजी रूपांतरण किया गया। और ये अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया है? तो डॉक्टर मंसूर हसन और प्रोफेसर अशफाक अनीस द्वारा इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया। और अंग्रेजी रूपांतरण में इसका नाम क्या रखा गया? तो फ्रेगमेंट ऑफ बीइंग। और इसका विमोचन कहां पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक होटल में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें से भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत पदक जीते और 1 कांस्य पदक जीता है। और इसके बाद अगर बात की जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, जिसने 6 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। और इसके अलावा फ्रांस ने कुल 20 में से 3 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर आया है। यानी जो फ्रांस है ये 3 स्वर्ण पदक जीत कर के तीसरे स्थान पर आया है। और कुल जो पदकों की संख्या थी टोटल वो कितनी थी? वो 20 थी, जिसमें से फ्रांस ने 3 स्वर्ण पदक जीते। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो सौरभ चौधरी हैं, इन्होंने काहिरा में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। पुरुषों की इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और जो 19 वर्षीय भारतीय ने जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को 16-6 से हराया है। यानी जो सौरभ चौधरी है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और किसको हराया? तो 19 वर्षीय हैं माइकल स्वाल्ड, सॉरी ये सौरभ चौधरी हैं 19 वर्षीय, और इन्होंने हराया है माइकल स्वाल्ड को। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो मिस्र के काहिरा में आयोजित हुई थी ISSF विश्व कप 2022, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा 7 पदकों के साथ। और जो उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी हैं इन्होंने इस प्रतियोगिता में इन्होंने जो है भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष ललित कला अकादमी द्वारा प्रदेश भर से कला के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली कितनी महिला कलाकारों को अमृता शेरगिल महिला कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 19 महिलाओं को। और यहां पर आप सारे नाम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो 19 महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो साहित्य सम्मेलन था ये कब आयोजित किया गया? तो 12 और 13 मार्च को। 12 और 13 मार्च को ये 2 दिवसीय
जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ओम्बड्सपर्सन ऐप विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन होगा ये उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार मंत्रालय का नाम भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा, तो मनरेगा से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी लोगों की, वो घर बैठे इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उन्हें जो है किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने किस नाम से स्वचालित कंपोस्टिंग मशीन विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूमि नाम से। और दोस्तों ये जो मशीन होगी ये क्या करेगी, तो ये जो मशीन होगी ये कचरे को खाद में बदलती है। अब ये कचरे को खाद में बदलेगी तो इससे कितना समय लगेगा, तो केवल 10 दिन में 10 दिन में कचरे को खाद में बदल देती है ये मशीन। और इसका नाम क्या है, तो भूमि नाम से इस मशीन को विकसित किया गया है। किसने किया है, तो आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने साल बाद कोई पार्टी कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता बरकरार रखने में सफल रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 37 वर्षों के बाद। और कौन सी पार्टी जो है अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सत्ता में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों ध्यान रखना है कि लगातार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, ये पिछले 30 वर्षों में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि इससे पहले जो है, क्योंकि 37 सालों बाद ऐसा हुआ है, तो 37 साल के पहले जो है एक पार्टी थी जो कि लगातार एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल में भी उसने सत्ता हासिल की थी। तो वो किसने की थी, तो ध्यान रखना है उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसने लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार सत्ता बरकरार रखी थी। और कब दूसरी बार जो है पार्टी सत्ता में आई थी, तो 1985 में। ध्यान रखना है 1985 में पार्टी दोबारा से सत्ता में आई थी। और जो नारायण दत्त तिवारी हैं वो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, और दूसरी बार 1985 में ये मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से उत्तराखंड के बीच बनने जा रहे गोमती एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? तो ये जो लखनऊ से उत्तराखंड के बीच गोमती एक्सप्रेसवे बनेगा, इसकी लंबाई होगी कुल 300 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उत्तराखंड के बीच जल्दी ही एक लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा, और इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या होगा, तो गोमती एक्सप्रेसवे इसका नाम होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 300 किलोमीटर ये लंबा होगा। दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये गोमती नदी के किनारे बनेगा और एक नेशनल पार्क को जोड़ेगा। कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। इसका नाम ध्यान रखना है, दुधवा नेशनल पार्क को ये जोड़ते हुए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर को जोड़ेगा। इसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए आएगी, और इसके बन जाने से सिर्फ 4 घंटे में लखनऊ से उत्तराखंड पहुंचा जा सकेगा। और दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसी उम्मीद है कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये वर्ष 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गोमती एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई कितनी है, तो 300 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। ये कहां से कहां तक जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहां से उत्तराखंड तक ये जाएगा। और किस नेशनल पार्क को जोड़ेगा, तो दुधवा नेशनल पार्क को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 47 महिलाएं। और दोस्तों देश की आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार है जब 47 महिलाएं जो है विधायक चुनी गई हैं, यानी सर्वाधिक महिलाएं जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनी गई हैं। 2017 में जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें कितनी महिलाएं थी, तो 2017 में 41 महिला विधायक थी। अगला क्वेश्चन है, नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। यानी दोस्तों ये एक याचिका दायर की गई थी नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश की जो याचिका थी, तो इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया
और क्या कहा कि किराया ना चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति किराया नहीं चुका पाता है समय पर, तो उसे जो है उसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाएगा। और इससे संबंधित एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो किसने की, तो जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इसकी सुनवाई की है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किराया ना चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, और जो व्यक्ति किराया नहीं दे पाता है तो उसके ऊपर जो है क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर उसकी कोई वजह रहती है, अगर उसकी कोई जायज़ वजह है, तो उसके ऊपर जो है इस तरह के कोई भी अपराध नहीं लगाए जा सकते हैं मकान मालिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रंजीत रथ को। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहां पर आयोजित अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड समारोह में महिलाओं को सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के खिड़किया घाट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो वाराणसी के खिड़किया घाट को अब नमो घाट के नाम से जाना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए इन 3 संस्थाओं यूपीडा, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के अनुबंध की अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अगले 3 वर्षों के लिए। और दोस्तों अब अगले 3 वर्षों तक जो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू है और जो यूपीडा है, ये मिलकर के जो है काम करेंगे अगले 3 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नई कार्गो सुविधा शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ एयरपोर्ट। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो लखनऊ एयरपोर्ट है इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, यानी इसे प्राइवेट तौर पर दिया गया है। और किसने इसको खरीदा है? तो अडानी ग्रुप ने इसे खरीदा है, यानी अडानी ग्रुप जो है लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन करेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कहाँ पर बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए हर दिन सीखे अभियान की शुरुआत की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। तो ध्यान रखना है कि प्रदेश में बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए हर दिन सीखे अभियान की शुरुआत वाराणसी से की गई। और इसमें क्या होगा कि कोई बच्चे होते हैं जिनकी गायन में रुचि होती है, कोई बच्चे होते हैं जिनकी खेल में रुचि होती है, कई बच्चे होते हैं इनकी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। तो ऐसे में जिस भी बच्चे की जिस क्षेत्र में प्रतिभा होगी उसे उसी में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो हर दिन सीखे अभियान ये कहाँ पर शुरू किया गया? वाराणसी में से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में गायत्री शक्ति पीठ का निर्माण किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन गर्ल आदित्य यादव महज 12 वर्ष की उम्र में ब्राजील में मूक बधिर वर्ग में ओलंपिक में भाग लेगी, वह किस शहर से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर से। और दोस्तों ये मूक बधिर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ओलंपिक जो है ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। और ये भारत की तरफ से भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भी यहाँ पर ये होंगी, और क्योंकि इनकी जो उम्र है वो केवल 12 वर्ष है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और जो आदित्य यादव हैं इन्हें बैडमिंटन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर में कितने किलो सोने से गर्भगृह की दीवारों को मढ़ा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 37 किलो सोने से। और दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इसकी दीवारों को सोने से मढ़ा गया, और प्रदेश में भी ऐसा पहली बार है जब किसी मंदिर की दीवारों को जो है सोने से मढ़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहां पर लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो ध्यान रखना है कि पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, और कहां से किया? तो गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है जिसमें सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है,
उसके लिए हमने आपको बताया कि इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए किस फैक्ट्री से डिब्बों की डिलीवरी की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सावली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से। और दोस्तों पहली बार में, यानी ये जो डिब्बे हैं ट्रेन के, पहली बार में कितने डिब्बों की डिलीवरी की जाएगी? तो ध्यान रखना है पहली बार में 210 डिब्बों की डिलीवरी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर किस देश के साथ मिलकर के बायोमेडिकल पर रिसर्च करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क के साथ मिलकर के। IIT कानपुर और जो डेनमार्क देश है ये मिलकर के एक रिसर्च करेगा और क्या पता करेगा कि मेडिकल उपकरण और जो दवा हैं उनके नकारात्मक प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है। तो इस तरह का जो रिसर्च है वो कौन करेगा? IIT कानपुर और डेनमार्क मिलकर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर दक्षिण कोरियाई रानी हो का स्मारक पार्क बनकर के तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह का जो पार्क है, स्मारक पार्क, ये अयोध्या में बनाया गया है। और ये किसका पार्क है? तो दक्षिण कोरियाई रानी हो का ये स्मारक पार्क है। रामनगरी से दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों का स्मारक रानी हो पार्क बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों ये जो पार्क होगा ये रामनगरी के संत तुलसीदास घाट के निकट दो देशों के बीच भावनात्मक रिश्ते के प्रतीक इस पार्क को आकार प्रदान करने में करीब 3 वर्ष लगे। और जो दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया। कब किया था? तो नवंबर 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था और अभी बनकर के ये जो है पूरा हो चुका है। ये जो पार्क है ये भारत और दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक संबंधों का नया अध्याय बनकर के साकार हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया की किस महारानी का स्मारक पार्क उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बनाया गया, तो रानी हो का स्मारक पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के प्रोफेसर अरुण शुक्ला खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना पर सम्मानित हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कहां पर हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अकबरपुर में। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था तब जो अकबरपुर है ये कहां पर था? ये फैजाबाद जिले में पड़ता था। और अभी जो है फैजाबाद का नाम क्या हो चुका है? अयोध्या नाम हो चुका है। लेकिन वर्तमान में जो अकबरपुर है ये कहां पर पड़ता है? तो ये वर्तमान में अंबेडकर नगर में पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब जन्म हुआ था तब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर पड़ता था, लेकिन अभी जो है ये अंबेडकर नगर में पड़ता है। दोस्तों राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ कब था? तो 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था अयोध्या जनपद में, वर्तमान में अंबेडकर नगर जिले में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 1967 को इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, प्रखर चिंतक थे और समाजवादी राजनेता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेक विषयों पर अपने विचार, लेख एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, देश विदेश नीति, कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारत विभाजन के गुनाहगार, मार्क्सवाद और समाजवाद। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ये जो है दुनिया की दुनिया की पहली सबसे प्रदूषित राजधानी रही। कौन सी? नई दिल्ली। और ये जो रिपोर्ट है IQ एयर 2021 के द्वारा जारी की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। स्विस फर्म है IQ एयर, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 2021 की रिपोर्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसके अनुसार जो नई दिल्ली है ये लगातार दूसरे साल, यानी दोस्तों 2020 में भी ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई थी और इस बार भी 2021 में भी ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। इसी बीच भिवाड़ी जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। देखिए यहाँ पर आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही, तो नई दिल्ली। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा, तो भिवाड़ी जो कि राजस्थान में है, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा।
वहीं अगर बात की जाए कि भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये है गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अगर देश की बात की जाए कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा, तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा। उसके बाद है चाड, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, और भारत जो है ये 5वां सबसे प्रदूषित देश था। रिपोर्ट में 117 देशों, क्षेत्रों के 6475 शहरों में PM 2.5 वायु प्रदूषण माप का विश्लेषण किया गया। यानी अगर पूछा जाए कि IQAir द्वारा जो 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया, तो 117 देशों को इसमें शामिल किया गया। और दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि 2021 में दुनिया के शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित जो शहर हैं वो अकेले भारत से हैं। उनमें से कितने? 10। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि सबसे 15 प्रदूषित शहरों में भारत के 10 अकेले शहर हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको जैसे ध्यान रखनी है। अगला विषय है 2017 से 19 के बीच देश के मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। 2016 से 2018 की तुलना में 2017 से 19 के बीच देश के मातृ मृत्यु अनुपात में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भारत में MMR यानी मातृ मृत्यु जो अनुपात है वो 103 पर पहुंच गया है। दोस्तों मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या है कि बच्चों को जन्म देते समय जो मां की मृत्यु हो जाती है उसी को कहते हैं मातृ मृत्यु अनुपात। तो इस मामले में जो केरल है उसकी स्थिति सबसे बेहतर है, यानी कि बच्चों को जन्म देते समय जो है सबसे कम माओं की मृत्यु हुई है। कहां पर? केरल में। वहीं अगर बात की जाए कि सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा, तो वो रहा है असम का, यानी बच्चों को जन्म देते समय सबसे ज्यादा जो माओं की मृत्यु हुई है वो असम में हुई है। और जो सबसे खराब प्रदर्शन के मामले में दूसरा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सतत विकास के लक्ष्यों यानी SDG के तहत प्रति लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु दर को 70 पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों के तहत जो लक्ष्य रखा गया था मातृ मृत्यु दर का सीमित रखने का, वो 70 पर था प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर। गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। यानी ये वो राज्य हैं जहां पर 1 लाख बच्चों के जन्म पर 70 से कम माओं की जो है मृत्यु हुई है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो अच्छी स्थिति है वो किस राज्य की है, वो है केरल की। सबसे ज्यादा खराब स्थिति किसकी है, तो वो है असम की। और सबसे ज्यादा खराब स्थिति में दूसरे मामले पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो कौन सा शहर है, तो है भोपाल पहले नंबर पर। ध्यान रखना है भोपाल जो है ये पहले नंबर पर है अगर पूरे भारत में देखा जाए, और अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वाराणसी टॉप पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी कुक्कू कक्कड़ का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो जो कुक्कू कक्कड़ हैं ये टेनिस से संबंधित थे और ये उत्तर प्रदेश में टेनिस एसोसिएशन के सचिव थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। और दोस्तों ये जो आयोजन है ये कब किया गया, तो 21 से 23 मार्च तक, 21 से लेकर के 23 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। किसका? पुतुल उत्सव का। कहां पर? तो ध्यान रखना है वाराणसी में आयोजन किया गया। और इस उत्सव में कठपुतलियों ने 3 दिन तक देश के बलिदानियों की कहानियां सुनाई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी रंजिश खत्म करने के लिए कहां पर सद्भावना ग्राम योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। दोस्तों झांसी में चुनावी रंजिश खत्म करने और विकास को बढ़ाने के लिए सद्भावना ग्राम योजना शुरू की गई। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत मन मुटाव दूर करने के लिए ग्राम प्रधान और हारे हुए प्रधान प्रत्याशी को एक मंच पर जोड़ा जाएगा और दोनों गांव के विकास के लिए काम करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रधान होगा, जो जीतेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? कुशल प्रधान। और जो हारा हुआ प्रधान होगा उसे उस प्रधान को क्या नाम दिया जाएगा? तो विकास सलाहकार के नाम से उसे जाना जाएगा। और हर मीटिंग में, जितनी भी मीटिंग होंगी, तो दोनों जो जीता हुआ प्रधान है और जो हारा हुआ प्रत्याशी है दोनों को बुलाया जाएगा और दोनों के द्वारा गांव में
विकास को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे उस पर प्रशासन काम करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सद्भावना ग्राम योजना जो कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये झांसी में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 52 मंत्रियों के साथ। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो शपथ है वो कहाँ पर ली गई है, तो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ली गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मदरसों में राष्ट्रगान गायन का अनिवार्य कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे होंगे वहां पर राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला काऊ सफारी कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन में। तो ध्यान रखना है कि जो इटावा में लायन सफारी है उसी के तर्ज पर जो डिस्ट्रिक्ट जालौन में उरई शहर है, यहां पर क्या बनाया जाएगा? यहां पर काऊ सफारी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5। और वो 5 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम। ये 5 महिलाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में शामिल हैं। यानी महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद में? तो 5 महिलाओं की संख्या है और ये 5 नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गूंज ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, KGMU लखनऊ जो चिकित्सा संस्थान है, यहाँ पर गूंज एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ये जो गूंज एप्लीकेशन होगा इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके माध्यम से जो लोग होंगे वो चिकित्सा से संबंधित जो भी सुझाव हैं वो इस ऐप के माध्यम से वो जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6वें स्थान पर। दोस्तों ये नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसके अनुसार जो गुजरात है ये लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान पर रहा निर्यात तैयारियों के मामले में। और इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। और जो उत्तर प्रदेश है वो इस सूची में 6वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष ये 11वें स्थान पर था। विश्व व्यापार लगभग 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत का निर्यात 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विशाल क्षमता का संकेत देता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग द्वारा जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो गुजरात शीर्ष पर है और जो उत्तर प्रदेश है ये 6वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मंगोलिया में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय कुश्ती टीम का चयन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो चैंपियनशिप है ये कब आयोजित की जाएगी? तो 19 से लेकर के 24 अप्रैल तक, 19 से लेकर के 24 अप्रैल तक ये जो चैंपियनशिप है ये आयोजित की जाएगी। और भारतीय टीम से कुल कितने पहलवानों ने इसमें भाग लिया? तो 10 पहलवानों ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को 29 पुरातात्विक कलाकृतियां वापस की हैं, इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित मूर्ति कौन सी है? तो इसमें उत्तर प्रदेश से जो संबंधित मूर्ति है वो है लक्ष्मी नारायण की। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो मूर्तियां हैं ये किस देश से वापस आई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से ये वापस आई हैं। अब दोस्तों 29 पुरातात्विक कलाकृतियां हैं, तो किस राज्य से संबंधित हैं ये? तो ये जो है राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं उनसे संबंधित हैं ये पुरातात्विक कलाकृतियां। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। तो ध्यान रखना है बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना वाराणसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने एक रिपोर्ट जारी की, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के नाम से। इसके अनुसार दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो ये रहा है ढाका। ध्यान रखना है, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ये दुनिया
का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर रहा। वहीं इसका जो उच्चतम स्कोर है वो कितना दर्ज किया गया 2021 में, तो 119 डेसिबल। वहीं जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है ये 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। और जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है ये 105 डेसिबल के साथ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शांत शहर 60 डेसिबल पर इरबिड जो कि जॉर्डन का है, 69 डेसिबल पर लियोन जो कि फ्रांस का है, और 69 डेसिबल पर मैड्रिड जो कि स्पेन का है, ये रहे। तो यहाँ पर आपको दोनों ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए कि 2022 की जो रिपोर्ट जारी हुई है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, इसके अनुसार दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा रहा, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और सबसे कम प्रदूषित शहर यानी सबसे शांत शहर दुनिया का कौन सा रहा, तो ये रहा है जॉर्डन का इरबिड। और जो हमारा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है ये दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर रहा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया और इस वर्ष ये शुरू होकर के प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अब इसे क्यों शुरू किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी जो डॉल्फिन है इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है वो शुरू किया गया है। भारत में ज़्यादातर जो गंगा डॉल्फिन है ये डॉल्फिन मीठे पानी की एक प्रजाति है और ये असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लंबी गहरी नदी में देखी जाती हैं। तो भारत में अगर देखा जाए कि जो गंगा डॉल्फिन है ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये जो राज्य हैं यहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इन्हीं के संरक्षण के लिए जो जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस शुरू किया गया, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। कब, तो ध्यान रखना है 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से घोषित किए गए नेशनल वाटर अवार्ड में किस जनपद ने बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि मुजफ्फरनगर जो है ये नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में चली दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में दीपक सिंह ने कौन सा पदक जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो चैंपियनशिप है ये कब से कब तक आयोजित की गई, तो 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। ध्यान रखना है 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक ये जो चैंपियनशिप है ये आयोजित की गई। कहाँ पर, तो दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। और जो दीपक सिंह हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किस प्रतियोगिता में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये थे मार्च महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन जो है वो विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं उस वीडियो को भी आप लोग रेगुलर जरूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।